हेलो एवरीवन। आज अपन सीबीएसई सैंपल पेपर फिजिक्स टर्म 1 को सॉल्व करेंगे। इसके क्वेश्चन 34 तक अपन ने पिछले लेक्चर में सॉल्व कर लिए थे। आज अपन क्वेश्चन नंबर 35 से करेंगे। और पिछले वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 डिलीट हो गया था, तो इसको अपन यहाँ पर समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है? तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। किसी चार्ज पार्टिकल के अराउंड वह इमेजिनरी रीजन जहां पर v की वैल्यू कांस्टेंट रहे, इस इमेजिनरी सरफेस को अपन इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। अब इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी है वो अपन यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ऑप्शंस में क्या क्या दे रखी है। दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर, बिल्कुल सही है। ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इंटरसेक्ट करेगी मतलब एक ही पॉइंट पर दो दो पोटेंशियल होंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक ऑप्शन ये भी दे रखा है, दे कैन बी इमेजिनरी स्फीयर। देखो बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे यहाँ एक सिंगल पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया गया है, तो एक इमेजिनरी स्फीयर बनाया है। तो ये बात भी सही है। और देखते हैं, फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरह से जो इक्वल स्पेसिंग लाइन बनाई जाए इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें कॉन्सेंट्रिक स्फीयर होता है क्या? नहीं भाई, तो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर नहीं है। इसमें तो इस तरह से प्लेन शीट के रूप में होता है। ऐसा आप थ्योरी पार्ट में पढ़ते हैं। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में स्फेरिकल तो होता ही नहीं है, उसमें तो एक प्लेन शीट की जैसी होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो मतलब ये भी क्या है, सही तो नहीं है। पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। स्फीयर होते हैं क्या? नहीं भाई, स्फीयर तो नहीं होते। क्या होते हैं? शीट्स के फॉर्म में होते हैं। तो मतलब ये बात तो गलत है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस ऑन दैम इज जीरो। अब ये रेट चेंज पोटेंशियल क्या होता है? ये होता है डीवी बाई डी आर। इसे बोलते हैं रेट चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस। आप ये समझ लें, रेट चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस क्या होता है? डीवी बाई डी आर। अब ये v कांस्टेंट है, ठीक है। अगर v कांस्टेंट है, दिस इज अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? जीरो होता है। तो ये बात भी सही है। तो ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, लेकिन ये तो गलत है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो किस फॉर्म में होंगे? ये प्लेन शीट के रूप में होंगे, ठीक है ना। ये कॉन्सेंट्रिक स्फीयर के रूप में नहीं होंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, इसका क्या ऑप्शन आप मार्क करेंगे? थर्ड, विच इज नॉट द प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है? ये थर्ड प्रॉपर्टी नहीं है। अब अपन आ जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 35 पर। अपन ने 34 तक पिछली क्लास में कर लिया था। अब 35 क्वेश्चन पर आ रहे हैं। अब है अपने पास क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन अपन को यहाँ पर क्या कह रहे हैं? थ्री रजिस्टर हैविंग वैल्यू R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। तीन रजिस्टर हैं, एक R1 है, एक R2 है, एक R3 है। इनको सीरीज में कनेक्ट करा हुआ है। और बोल रहे हैं सपोज R1 कैरी 2 एम्पियर करंट। अब भाई सीरीज में है तो सभी पे 2 ही रहेगा। R1 पे 2 बोल रहे हैं तो R2 पे भी 2 ही होगा, R3 पे भी 2 ही होगा, ठीक है। R2 हैज रेजिस्टेंस 3 ओम। R2 का रेजिस्टेंस 3 ओम है। और R3 जो है वो डिसिपेट्स 6 वॉट ऑफ पावर। R3 पर पावर है 6 वॉट। तो अपने को बताना है वोल्टेज अक्रॉस R3। इस R3 पर वोल्टेज कितना हो? तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? I इंटू आर। आई तो अपने पास है सीरीज में, तो आई सब जगह सेम रहेगा, आर नहीं है। तो वो अपन को फाइंड करना पड़ेगा। पावर तो है, तब तो आर निकालना ज्यादा कठिन नहीं है। पी का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर। पावर 6 वॉट दे रखी है, आई दे रखा है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 इंटू आर। तो यहां से आर कितना मिल गया? 6/4।
जिसको 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 3/2 लिख देंगे, 2 से 2 कट जाएगा और सिंपली V आ जाएगा अपने पास कितना, 3 वोल्ट। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। A straight line plot showing terminal potential difference V of cell as a function of current। यहाँ पे V और I में ग्राफ दे रखे हैं, ठीक है, जैसा फिगर में दे रखा है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, R का फॉर्मूला होता है V अपॉन I। तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए मैक्सिमम V ले लें और इसको मैक्सिमम R I से डिवाइड दे दें, तो इससे अपन को इंटरनल रेजिस्टेंस पता चलता है, ठीक है। तो जब अपन इसको डिवाइड देंगे तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, 2.8। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करे जाते हैं। तो अब जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए इंटरनल रेजिस्टेंस का और ऐसा ग्राफ दे रखा हो, तो कैसे निकाले, मैक्सिमम वोल्टेज देख लो टर्मिनल और मैक्सिमम करंट देख लो, इसका रेशियो कर देंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस मिलता है। अब क्वेश्चन नंबर 37 करेंगे। 10 मीटर लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, ये 10 मीटर लॉन्ग वायर है, इसका नाम P दे देते हैं, PQ। ये पूरा PQ कितना मीटर है, 10 मीटर, और उसका रेजिस्टेंस 20 है। उस पूरे PQ का रेजिस्टेंस कितना है, 20। तो रेजिस्टेंस ऑफ PQ, एक चीज अपन को गिवन है, रेजिस्टेंस ऑफ PQ 20 है। इज यूज इन पोटेंशियोमीटर, ये पोटेंशियोमीटर में कनेक्ट है। द वायर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी ऑफ 5 वोल्ट। देखो इस PQ से ही एक 5 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करी हुई है एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 480, और इसी से अपन ने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 480 कनेक्ट करा हुआ है। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोल रहे हैं अननोन EMF इज बैलेंस्ड एट 6 मीटर। ये एक सेल है जिसका EMF अननोन है, वो 6 मीटर पे बैलेंस हो रहा है, 6 मीटर पे बैलेंस हो रहा है यहाँ पर। तो बोल रहे हैं वैल्यू ऑफ अननोन EMF कितना होगा, ये अपने से पूछा जा रहा है। तो अगर बैलेंस हो रहा है तो एक थ्योरी में आप पढ़ते हैं बात कि बैलेंस होता है तो E V के बराबर हो जाता है। अगर इस पॉइंट को अपन कुछ नाम दे दें, सपोज करें X नाम दे दें, तो अननोन EMF कितना होगा, वोल्टेज ऑफ PX। अब वोल्टेज कैसे निकालें, वोल्टेज का फॉर्मूला होता है IR। तो I चाहिए और R चाहिए, बस काम हो जाएगा अपना। अब ये I और R कहां से लाएं, देखना कि पूरा जो नीचे वायर है PQ, इसकी लेंथ है कितनी, 10 मीटर। इस 10 मीटर का रेजिस्टेंस अपन को दे रखा है 20 ओम, ठीक है। इस हिसाब से 6 मीटर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 20/10 × 6, मतलब 12 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो एक चीज तो अपन को मिल गई, 12 ओम। अब I और चाहिए, देखो सर्किट में I कैसे निकालें, I का फॉर्मूला होता है E/R। E है 5 वोल्ट, R क्या है, देखो 480 तो है ही है, लेकिन PQ का रेजिस्टेंस भी है 20 ओम। तो टोटल इस सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हो गया, 480 + 20, तो ये हो गया अपने पास 500। तो 5/500 कितना हो जाएगा, 1/100। तो I भी आ गया अपने पास कितना, 1/100। तो बस अब अपन आंसर हो जाएगा 12/100, इसका मतलब 0.12 वोल्ट। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करे जाते हैं। तो यहां पर देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा आंसर, आंसर होगा अपने पास 4। ये फोर्थ आंसर होगा 0.12 वोल्ट। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। अगला क्वेश्चन अपन को क्या दे रखा है, इसको अपन रीड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपन को कि करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर इज इंक्रीज्ड बाय 20%। करंट सेंसिटिविटी कितनी इंक्रीज कर दी, 20%, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है ये। तो क्वेश्चन में बोल रहे हैं करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज कर दी है 20%। अभी करंट सेंसिटिविटी होती क्या है, इसको भी ध्यान रख लेना। करंट सेंसिटिविटी होती है
पर एम्पियर से कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है। भाई कोई अपने पास गैल्वेनोमीटर है, उसमें अपन ने 1 एम्पियर करंट दिया और बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो बोलेंगे बहुत बढ़िया सेंसिटिव डिवाइस है, ठीक है ना। तो सेंसिटिविटी होता है डिफ्लेक्शन बाय पर एम्पियर। तो पर एम्पियर से कितना डिफ्लेक्शन होता है, इसे बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। ये अपन को ध्यान रखना है। और ऐसी एक टर्म ध्यान रखनी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। पर वोल्ट से कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसे वोल्टेज सेंसिटिविटी कहते हैं, ठीक है। तो अब अपने से क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं उसको देखते हैं कि करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज बाय 20%। मान लो कि शुरुआत में करंट सेंसिटिविटी को IS बोल रहे हैं, अब नई करंट सेंसिटिविटी हो गई है IS डैश, तो 20% इंक्रीज हो गई, मतलब IS तो है ही, 20% और बढ़ गई, मतलब 20% ऑफ IS। तो ये एक इक्वेशन बन गई। तो नई करंट सेंसिटिविटी हो गई इनिशियल करंट सेंसिटिविटी प्लस उसका 20% और बढ़ा दो, ऐसा बोल रखा है ना क्वेश्चन में। एलसीएम लेंगे 100 आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 120/100 IS। तो इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, नई करंट सेंसिटिविटी कितनी हो गई, 1.2 टाइम्स पुरानी करंट सेंसिटिविटी। अब आगे क्या बोल रहे हैं कि रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीज बाय 20%। देखो शुरुआत का रेजिस्टेंस को R मान रहे हैं, हम नए रेजिस्टेंस को R डैश, तो R तो है ही प्लस 25% और बढ़ गया, तो 25/100 इंटू R। तो ये कितना हो गया अपने पास टोटल मिला के, R डैश हो गया 100 एलसीएम आ जाएगा 125/100 R। तो इस तरह से अपने पास ये चीज आई, इसको अपन और क्या लिख सकते हैं, 1.25 R। तो ये रेजिस्टेंस आ गया है नया। अब अपने से पूछ क्या रहे हैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी का परसेंटेज पूछ रहे हैं, इंक्रीज डिक्रीज क्या होगी। तो इतना काम अपन ने कर लिया है। तो जो क्वेश्चन ने बोला उसके हिसाब से नई करंट सेंसिटिविटी निकाल ली, नया रेजिस्टेंस निकाल लिया, अब नई वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालनी है। तो कैसे करें ये अपन को अब समझना है। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी किस तरह से निकाली जाएगी वो देखेंगे। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी कैसे निकालेंगे, नई वोल्टेज सेंसिटिविटी वो होगी नया करंट सेंसिटिविटी डिवाइड बाय नया रेजिस्टेंस। ये फॉर्मूला होता है, ऐसा आपने थ्योरी में पढ़ा होगा। नई वोल्टेज सेंसिटिविटी किसके बराबर होगी, नई करंट सेंसिटिविटी अपॉन R डैश। अगर ये ध्यान नहीं आ रहा है आपको, फॉर्मूला थ्योरी में पढ़ा है, तो वो देखें किस तरह से अपन इसको कर सकते हैं। भाई V बराबर IR ऐसा दिमाग में आता है, ये तो I अपॉन R लिख दिया, ये तो क्या करा I अपॉन R लिख दिया, I अपॉन R कहां से हो गया, IR होता है ना। तो कैसे हुआ ये फॉर्मूला, इसको चेक कर लेते हैं। देखिए यहां से फाई फर्स्ट इक्वेशन ये ऊपर जो दिख रही है, इससे फाई को अपन क्या लिख सकते हैं, फाई को लिख सकते हैं करंट सेंसिटिविटी इंटू आई, यही लिख सकते हैं ना। फाई को क्या लिख सकते हैं, करंट सेंसिटिविटी इंटू आई। ये अपन इस सेकंड इक्वेशन में डाल दो, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है फाई अपॉन वी, तो इसका मतलब फाई की जगह लिख देते हैं IS I अपॉन वी। अब ये मैथमेटिकली आई को नीचे भी पहुंचा सकते हैं, ऐसा आप जानते हैं। तो ये हो गया IS अपॉन वी अपॉन आई, वी अपॉन आई को क्या बोलते हैं R। तो यहां से आपको पता चला कि वोल्टेज सेंसिटिविटी हो गया करंट सेंसिटिविटी अपॉन R। तो ऐसे ये फॉर्मूला लिखा गया। तो अगर ये फॉर्मूला किसी को नहीं पता हो तो कुछ नहीं है, ऐसा सिंपल सा यहाँ कैलकुलेशन करके दिखाया मैंने और पता चल गया कि वोल्टेज सेंसिटिविटी किसके बराबर होती है, करंट सेंसिटिविटी डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। तो ऐसे आप तो ये सोच के बैठे हैं कि V इक्वल्स टू IR होता है, IR होता है। तो यहाँ पर सेंसिटिविटी के लिए ये अलग रिलेशन है जिसको अपन ने यहाँ वेरीफाई कर दिया, ठीक है। अब इसके आगे अपन क्या करेंगे वो देखते हैं। करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू दे रखी है नई, वो रख देंगे। तो 1.2 अपन को दे रखी है IS, और नया रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है वो रख देंगे 1.25 R। ये आ गया है
अपने पास नया करंट सेंसिटिविटी के लिए अपन ने रिलेशन निकाल दिया, तो नया वोल्टेज सेंसिटिविटी आ गया। इतना काम कर लिया है। अब क्या करना अपन को, परसेंटेज के बारे में बात चल रही है यहाँ पर, इनके परसेंटेज अपन को चाहिए। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं? परसेंटेज आप जानते हैं निकालना, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, ऐसे निकालते हैं परसेंटेज। मतलब अगर परसेंटेज निकालना हो तो ये फाइनल वोल्टेज सेंसिटिविटी माइनस इनिशियल वोल्टेज सेंसिटिविटी अपॉन इनिशियल इंटू 100, ये करना पड़ता है। अब क्या करेंगे देखना, फाइनल कितनी है 1.2 अपॉन 1.25, इसको अपन और क्या कह सकते हैं 1.2 अपॉन 1.25, अगर यहाँ से पॉइंट हटा दें, ठीक है, 1.2 IS अपॉन 1.25, ये अपने पास है इनिशियल, ओके, IS अपॉन R माइनस VS डिवाइड बाय VS इंटू 100। अब क्या करें, IS अपॉन R इसे बोलेंगे VS, तो ये हो जाएगा 1.2 अपॉन 1.25 VS माइनस VS अपॉन VS इंटू 100। जब आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा रिजल्ट, इसको सिंपल सी मैथमेटिकली आप सॉल्व करना, पॉइंट हटा देना, एलसीएम लेना, सॉल्व करना। तो जब आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व करोगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा, -4%, ये आंसर मिलेगा। और यहां पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग -4% कौन सा है, फोर्थ, ये है वोल्टेज सेंसिटिविटी इतनी डिक्रीज होगी। तो एक बार फिर से समझते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले करंट सेंसिटिविटी जो नई है वो कितनी है, पुरानी प्लस 20%, तो ये पहली बात हो गई, इसका मतलब ये इक्वेशन बन गई। अब नया रेजिस्टेंस कितना है, पुराना प्लस 25%, तो ये हो गया नया बात, आई भी आ गया, आर भी आ गया। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेजिस्टेंस, तो नई वोल्टेज सेंसिटिविटी चाहिए तो नया करंट अपॉन नया रेजिस्टेंस। नया करंट कितना है 1.2 IS, नया रेजिस्टेंस कितना है 1.25 R। तो यहाँ एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज अपन ने इधर साइड में ये सीखी है पूरा का पूरा करके, कि IS अपॉन R को वोल्टेज सेंसिटिविटी कहते हैं। अब अपने से पूछ रहा है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी कितनी होगी, परसेंटेज के फॉर्म में पूछा हुआ है, तो कैसे निकाला अपन ने, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। तो फाइनल अभी अपने ऊपर आई है, पास ऊपर ये आई है 1.2 अपॉन 1.25 IS अपॉन R, माइनस इनिशियल है VS अपॉन इनिशियल है VS इंटू 100, IS अपॉन R को VS बोल देंगे। ऐसा भी अपन ने ऊपर सीखा है, ये भी लिखा हुआ भी है साइड में। फिर आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना, तो आपको कितना आंसर मिल जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा -4%। अब -4% का मतलब डिक्रीज हो रही है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन है 3 इनफाइनाइट लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग वायर ABC आर कैप्ड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, ये बराबर बराबर डिस्टेंस पर रखे हुए। द वायर C एक्सपीरियंस नेट फोर्स F, C पर फोर्स लग रहा है F। द नेट फोर्स ऑन C when the current in A is reversed will be, जब A में करंट को रिवर्स कर देंगे तो C पर कितना फोर्स लगेगा, ये पूछ रहे हैं। अभी जब तक रिवर्स नहीं करा है बोल रहे हैं फोर्स लग रहा है F, अब इसको रिवर्स कर देंगे तो कितना फोर्स लगेगा, ये पूछा जा रहा है। तो ये अपने पास क्वेश्चन है और 3 वायर नीचे दे रखे हैं, ABC लिखा हुआ है, एक में करंट 2I है, दूसरे में I है, तीसरे में I है, ठीक है। अब जब करंट सब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो 2I का भी अट्रैक्शन इस C वायर पे पड़ रहा है और
इस बी वायर का अट्रैक्शन भी सी पर पड़ रहा है और दोनों मिलके टोटल फोर्स को एफ बोला जा रहा है। अब बोल रहे हैं कि अगर ए में करंट अपोजिट बह जाए तो क्या होगा, ये अपने से पूछा जा रहा है। तो अपोजिट बह जाएगा तो कितना फोर्स लगेगा ये पूछ रहे हैं। तो किस तरह से करेंगे ये क्वेश्चन, ये देखते हैं। तो यहां पर एक फॉर्मूला होता है फोर्स का, बी आई एल। तो यहां से फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला होता है बी आई, और बी ड्यू टू स्ट्रेट वायर, ये बायोट सावर्ट लॉ की एप्लीकेशन में आपने पढ़ा होगा। बी ड्यू टू स्ट्रेट वायर क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। ये बायोट सावर्ट लॉ की एप्लीकेशन से स्ट्रेट वायर में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और ये एक आई और एक्स्ट्रा लिख दिया, तो बी की जगह लिख दिया और ये आई पड़ा हुआ है। तो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहली चीज तो अपन को ये पता होनी चाहिए कि भाई फोर्स का फॉर्मूला है क्या। तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब जो 2i है, ये इस सी पर जो फोर्स लगाएगा इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर ए वायर के द्वारा लग रहा है तो उसका फॉर्मूला अपन लिखेंगे म्यू नॉट 2i, करंट कितना है उसमें 2i अपॉन 4 पाई, कितनी दूरी पर है ये 2r। और ये वाला i क्या है, इस सी वायर में जो करंट बह रहा है वो, तो ये फॉर्मूला बनेगा म्यू नॉट 2i इंटू आई अपॉन 4 पाई इंटू 2r। अच्छा, अब ये बी वायर इस सी पर कितना फोर्स लगा रहा है उसका फॉर्मूला देखते हैं। तो बी वायर के लिए बात करते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये हो जाएगा वापस से म्यू नॉट, करंट कितना बह रहा है बी वायर में आई अपॉन 4 पाई आर, कितने आर पर है, आर दूरी पर ही है। और सेकंड वायर में कितना करंट है आई, सी वायर में कितना करंट है आई। तो यहां पर ये जो आई रखा है ये सी वायर में करंट है दोनों जगह, ठीक है। तो इस तरह से अपने ये पता चल गया कि ए वायर इतना फोर्स लगा रहा है, बी वायर इतना फोर्स लगा रहा है। तो दोनों का फोर्स अपन ने देख लिया। अब नेट फोर्स कितना हो जाएगा दोनों का सम। नेट फोर्स अपन क्या करेंगे, इस ए का फोर्स प्लस बी का फोर्स का सम, इन दोनों को ऐड कर देना। जब आप ऐड करोगे ना तो आपके ये आंसर मिलेगा म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर। ऐसे ये नेट फोर्स का आंसर मिलेगा म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर, ठीक है। तो ये आंसर तो आपको दिख रहा होगा कि ए के आंसर के बराबर ही दिख रहा है। ए का आंसर भी ये आ रहा है म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर। तो नेट फोर्स दोनों मिलके इतना फोर्स लगा रहे हैं। अब क्या बोल रहे हैं कि डायरेक्शन रिवर्स कर दें। अगर इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे तो ये जो ए जो फोर्स लगा रहा है ये नेगेटिव में लगाने लग जाएगा। मतलब अपने पास जो आंसर आ रहा था ना अभी, रिवर्स करने के बाद आंसर आ जाएगा, इस ए का ही आंसर नेगेटिव में लिख देंगे। मतलब आंसर लिख देंगे अब फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना लगेगा, माइनस म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर। अब ए लगा रहा है माइनस में फोर्स, म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर, और बी लगा रहा है, देखो बी, ये तो बी तो उसी डायरेक्शन में जा रहा है। देखो बी लगा रहा है म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर, ये प्लस में है और ये माइनस में है, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर, इधर भी म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर। लेकिन ये फोर्स माइनस में लग रहा है ए के द्वारा जो लग रहा है, और बी के द्वारा जो लग रहा है वो प्लस में। तो नेट अगर दोनों को जोड़ेंगे तो फाइनल आंसर कितना मिलेगा, 0। इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि F बराबर बी आई एल होता है, F अपॉन एल बी आई होता है, बी को म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर कहते हैं बायो सावर्ट लॉ से। बस अब फिर अपन का पास जब मेन फॉर्मूला आ जाएगा तो हर एक वायर के द्वारा
सी पर कितना फोर्स लगा वो निकाल देंगे। सबसे पहले ए के द्वारा सी पर कितना फोर्स लगा है, फिर बी के द्वारा कितना फोर्स लगा है, फिर दोनों का नेट भी निकालना हो तो निकाल लेना भले ही। फिर रिवर्स करा डायरेक्शन, तो ए में रिवर्स करा है ना, तो ए का जो भी आंसर है उसका उल्टा लिख दिया। बी तो सीधा सीधा ही जा रहा था करंट, तो उसके द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो है म्यू नॉट आई स्क्वायर अपन 4 पाई आर, उसके द्वारा लग रहा है माइनस म्यू नॉट आई स्क्वायर अपन 4 पाई आर। ऐड करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। तो 4 ऑप्शन में से क्या करेक्ट आंसर हो गया अपने पास, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है अपने पास, इन हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन एन ऑर्बिट ऑफ 0.5 एंगस्ट्रॉम। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एक ऑर्बिट में और इसकी रेडियस है 0.5 एंगस्ट्रॉम, मेकिंग 10 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। मतलब ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है 10 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। मैग्नेटिक मोमेंट बताना है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला अपन को ध्यान रखना है आई इंटू ए। आई को क्यू बाई टी भी लिख सकते हैं, और ऊपर कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं ना। 1/t को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, मतलब क्यू इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू ए। ये फॉर्मूला आ गया अपने पास। अब वैल्यू रखनी है अपन को, क्यू की वैल्यू रख देंगे 1.6 इंटू 10⁻19। फ्रीक्वेंसी 10 दे रखी है। एरिया की जगह क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर। आर कितना है 0.5 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻10, स्क्वायर है तो 2 और लगा देंगे। अब इसको अपन जब मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो अपने को आंसर क्या मिल जाएगा, 1.256 इंटू 10⁻38 एम्पियर मीटर स्क्वायर। जब आप इसको मैथमेटिकली मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा, सिंपल सा m इक्वल्स टू आई ए फॉर्मूला लग के। नेक्स्ट क्वेश्चन अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, एन एयर कोल्ड सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर एयर भरी हुई है विथ लेंथ 30 सेंटीमीटर। सोलेनॉइड की लेंथ है 30 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपन को गिवन है। एंड नंबर ऑफ टर्न्स 800 टर्न्स है। कैरीज अ करंट ऑफ 2.5 एम्पियर। वो सोलेनॉइड जो है कितना करंट कैरी कर रही है, 2.5 एम्पियर। अब बोल रहे हैं करंट इज सडनली स्विच ऑफ इन ब्रीफ टाइम ऑफ 10⁻³ सेकेंड। करंट को क्या कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया। कितनी देर लगी है स्विच ऑफ होने में, 10⁻³ सेकेंड। भाई जब तक ऑन है तब तक फ्लक्स आ रहा है, जैसे ही ऑफ करा तो फ्लक्स बंद हो गया है ना। अब पूछ क्या रहे हैं, इग्नोरिंग द वेरिएशन in magnetic field near the ends of solenoid, the average back EMF induced across the ends of open switch in the circuit will be। जब ऑफ करा ना तब EMF कितना रहेगा। तो कैसे करें इसको सॉल्व, वो देखना है। तो EMF का फॉर्मूला सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए। EMF का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है d∅/dt। अब d∅ अपन को चाहिए, d∅ का मतलब क्या होता है, चेंज इन फ्लक्स। अब यहाँ पर अपन को टाइम तो दे रखा है कि कितने टाइम में फ्लक्स चेंज हुआ, 10⁻³ ये तो अपन को गिवन है 10⁻³ अब फ्लक्स को ∅2 - ∅1 लिख देंगे। ठीक है, अब ये ∅2 - ∅1 लिख देंगे तो ∅2 तो कितना है 0, तो यहाँ पर अपने पास ये हो जाएगा 0। मैग्नीट्यूड अपन निकाल रहे हैं 0 - ∅1। और फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ∅ = B.A, और n टर्न भी हो तो BAN होता है फॉर्मूला अपॉन 10⁻³ इतना अपन ने सॉल्व कर देना है। मतलब ये मेन फॉर्मूला है, इसमें BAN की वैल्यू रखनी है। तो अपने पास B है नहीं, प्रॉब्लम ये है।
तो बी की जगह अपन बी का फॉर्मूला होता है सोलेनॉइड के लिए म्यू नॉट एन आई। ये छोटा एन जो होता है ना, इसको अपन ये भी लिख सकते हैं, ये नंबर ऑफ टर्न इन यूनिट लेंथ के लिए बोलते हैं, इसको टोटल टर्न बाय टोटल लेंथ लिखा जा सकता है। तो इस तरह से अपन ये रख सकते हैं। अब म्यू नॉट दे रखा है, एन दे रखा है, आई दे रखा है, एल दे रखा है, ये सब चीजें अपन को गिवन है। ठीक है, ये सब अपन को चीजें गिवन है, तो अपन यहाँ पर वैल्यू रख देंगे और अपने को फ्लक्स मिल जाएगा। तो अब करना क्या है, बी तो आ गया अपने पास। अब ये ईएमएफ का फॉर्मूला जो है उसकी तरफ चलते हैं। अगर लेंज लॉ लगाएं तो ईएमएफ होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, ऐसा ही होता है पूरा। अगर एग्जैक्टली लेंज लॉ लगाएं, ये मैग्नीट्यूड निकाल रहे थे आप, मैग्नीट्यूड नहीं निकाले तो ऐसे लेंज लॉ पूरा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये माइनस हो गया, डी फाई की जगह 0 माइनस बी ए एन हो गया अपॉन डी टी की जगह 10 पावर माइनस 3 हो गया। अब क्या करना है, देखो ये आ गया अपने पास तो मैन फॉर्मूला, मतलब बी ए एन अपॉन 10 पावर माइनस 3, ये करना अपन को। अब अपने पास सारी चीजें हैं, एरिया है, एन है, आई है, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 10 पावर माइनस 7, 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7, ये सब चीजें अपने को पता है। तो अपन अब इसको सॉल्व कर देंगे। तो देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो अपने पास कुल मिला के ईएमएफ का फॉर्मूला है बी ए एन अपॉन 10 पावर माइनस 3, जहां पर बी का फॉर्मूला अपन निकाल चुके हैं, म्यू नॉट एन बाय एल इंटू आई, ये बी का फॉर्मूला, बी ऑफ सोलेनॉइड, ए लिख दिया, एन लिख दिया, डिवाइड में कर दिया 10 पावर माइनस 3। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7, आगे एन स्क्वायर ए आई डिवाइड बाय एल मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 3। जब आप सारी वैल्यू रख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, इन सभी को सॉल्व करने के बाद 16.74 आपको आंसर मिलेगा। और यहाँ पर वो करेक्ट आंसर कहाँ है, 4। तो एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं, शुरुआत से समझ लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये सारी वैल्यूज अपन को गिवन है। अगर ईएमएफ निकालना है तो लेंज लॉ यहाँ से आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन ने ईएमएफ का फॉर्मूला माइनस डी फाई बाई डी टी लगा, माइनस साइन रख दिया, डी फाई मतलब 5 2 माइनस 5 1, 5 2 हो गया 0, स्विच ऑफ कर दिया, माइनस 5 1 को लिख दिया बी ए एन, क्योंकि 5 होता है बी डॉट ए और नंबर ऑफ टर्न भी है तो एन लगा दिया। तो ये हो गया मेन फॉर्मूला बी ए एन। अब बी सोलेनॉइड के लिए म्यू नॉट एन आई होता है और स्मॉल एन मतलब टोटल टर्न बाय टोटल एन। तो ये बी का फॉर्मूला भी आ गया अपने पास, जो यहाँ रख देंगे। बस यहाँ पर रखते ही अपने बी की जगह म्यू नॉट एन आई बाय एल रखा, ए है, एन है, 10 पावर माइनस 3 है, वैल्यूज पुट कर देंगे, म्यू नॉट की, एन की, आई की, ए की, एन की, एल की, ये सब गिवन है अपन को क्वेश्चन में। और मैथमेटिकली सॉल्व करोगे तो 16.74 आंसर मिल जाएगा। अब करेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 अपन ट्राई करेंगे। बोल रहे हैं कि एक साइन वोल्टेज है अपने को गिवन है, उसका पीक वोल्टेज 283 है, ऐसा क्वेश्चन में यहाँ पर बोल रहे हैं। तो पीक वोल्टेज ई नॉट बोलते हैं, ये बोल रहे हैं 283 और फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी अपन को गिवन है एसी की 50 हर्ट्ज। अप्लाई टू ए सीरीज एलसीआर, एक सीरीज एलसीआर में ये सब काम करा, जिसका रेजिस्टेंस 3 ओम दे रखा है, इंडक्टेंस 25.48 मिली हेनरी दे रखा और कैपेसिटेंस दे रखा है 796।
माइक्रोफेराड। अपने से पूछ रहे पावर डिसिपेटेड एट रेजोनेंस कंडीशन, पावर कितनी होगी। तो पावर का एक फॉर्मूला अपने को ध्यान रखना है। पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। ठीक है, ये पावर का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर आई होगा आई आर एम एस। ठीक है, ऐसा आप थ्योरी में पढ़ते हैं। तो आई आर एम एस क्या होता है, आई नॉट बाय रूट टू। आई नॉट अपन को यहाँ पर दे नहीं रखा है। आई का फॉर्मूला ई बाय आर होता है, ई नॉट बाय आर इंटू रूट टू। ई नॉट मतलब मैक्सिमम वोल्टेज 283 गिवन है अपने को, आर अपन को 3 ओम गिवन है, 283 आर 3 ओम गिवन है इंटू रूट टू। जब मैथमेटिकली इनको सॉल्व करेंगे तो अपने को 66.7 मिलेगा। ये आई आर एम एस अपन को मिल गया है 66.7 इंटू रेजिस्टेंस कर देंगे, रेजिस्टेंस 3 दे रखा है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को मिलेगा 13.35 और यूनिट आएगी किलोवाट। तो इस तरह से सॉल्व करने पर ये आंसर अपन को मिलेगा। तो जो भी आंसर आ रहा है उसको वाट में आएगा, उसको किलोवाट में बदल देंगे तो ये अपने को रिजल्ट मिल जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा 42। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पावर का फॉर्मूला आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर। आई स्क्वायर आर तो जानते ही हो, आई आर एम एस क्या होता है आई नॉट बाय रूट टू। आई नॉट नहीं दे रखा तो ई नॉट बाय आर और लिख दिया, बस ई नॉट दे रखा है, आर दे रखा है, रूट टू दे रखा है, तो पहले तो आई आर एम एस निकाला, फिर इस पावर के फॉर्मूले में पुट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अब अपन करेंगे। ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 0.3 सेंटीमीटर लाइज पैरेलल टू मच बिगर सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। द सेंटर ऑफ स्मॉल लूप इज ऑन एक्सिस ऑफ बिगर लूप। एक ये बिगर लूप है अपने पास मान लें, और एक ये स्मॉल लूप है, इस तरह से रख दिया। स्मॉल लूप भी का सेंटर भी कहाँ रखा, उसी बिगर के एक्सिस पे रखा, मतलब इस तरह से रखा हुआ है। द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 15 सेंटीमीटर। उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है। तो अभी ये टॉप व्यू है, मतलब बिल्कुल फ्रंट व्यू है, सामने से देख रहे हैं, और एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो ये वाली सिचुएशन बन रही है। इस तरह से, ठीक है। अब इनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस दे रखा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है 15 सेंटीमीटर। If the current of 2 ampere flows through the smaller loop, इस स्मॉलर लूप में करंट बह रहा है 2 एम्पियर, then the flux link with bigger loop is, तो बड़े लूप के साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा ये अपन को पता करना है। ठीक है, ये है क्वेश्चन अपने पास। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे वो देखिए। तो सबसे पहले फ्लक्स का फॉर्मूला अपन को देखना पड़ेगा। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी डॉट ए। फ्लक्स को अपन बी डॉट ए के लिख सकते हैं। ठीक है, तो बी डॉट ए। तो अब फ्लक्स जो होगा उसमें बी डॉट ए जो लिखते हैं, तो यहां पर म्यूचुअल इंडक्टेंस हो रहा है। एक कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है और फ्लक्स लिंक हो रहा है दूसरी कॉइल के साथ। ये अपन को कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। ठीक है, तो फ्लक्स अगर लिंक हो रहा है 1 के साथ तो किस करंट से होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 के करंट। ये चीज अपन को ध्यान रखनी है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 को क्या लिख सकते हैं, बी का एक फॉर्मूला होता है सर्कुलर कॉइल का, ये थ्योरी पार्ट में आप पढ़ते हैं। दिस इज के आई ए 2 पाई ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। ये सर्कुलर लूप में बायोट सावर्ट लॉ जो होता है उसके डेरिवेशन से ये रिजल्ट आता है। अब एरिया को क्या लिख देंगे, पाई आर स्क्वायर। ऐसा अपन ने यहां पर पुट कर दिया।
ये सबसे पहले अपन को थ्योरी पार्ट से ये सीखने को मिलता है। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, वन का फ्लक्स लिंक विद वन ड्यू टू करंट इन टू। फ्लक्स कितना लिंक हो रहा है, वन से करंट जब टू में जा रहा था। तो ये अपने पास एक फॉर्मूला होता है, इसको अपन को ध्यान रखना है। तो यहां से अपन क्या कह सकते हैं, फ्लक्स लिंक विद वन, ये जो इधर फॉर्मूला आया है इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज कर लेंगे। के हो जाएगा यहाँ पर 2 पाई हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। I2 से I2 कैंसिल कर दिया, मतलब फाइवन को, ये जो फाइवन है अपने पास, ये जो फाइवन है इसको I2 से डिवाइड कर देंगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस पता चलेगा। ठीक है, अब अपने को निकालना है फ्लक्स लिंक विद टू, वो क्या होगा, MI1। फ्लक्स लिंक विद टू का मतलब MI1। अब M अपने पास ये ऊपर आ रखा है, मल्टीप्लाई कर देंगे उसको I1 से। I1 क्या है, ये मान लेते हैं फर्स्ट कॉइल है, ये सेकंड कॉइल है। तो I1 है फर्स्ट कॉइल में कितना करंट जा रहा है, वो I1 बोलेंगे 2 एम्पियर, और M का ये वाला फॉर्मूला रख देंगे। जब इसको मैथमेटिकली अपन सॉल्व करेंगे सारी वैल्यूज रख के, तो अपने को 9.1 इंटू 10⁻11 वेबर आंसर मिलेगा। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं अपन ये क्वेश्चन कैसे करा। दो कॉइल दे रखी थी, एक को 1 नाम दे दिया, एक को 2 नाम दे दिया। इस 1 में करंट 2 एम्पियर जा रहा है और 2 पास में रखी भी है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है, ऐसा अपन को क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, अब अगर अपन ऐसा बोलें कि फ्लक्स लिंक विद वन, अगर ऐसा बोलें कभी फ्लक्स लिंक विद वन, तो वो हो जाएगा B(2) लिंक विद एरिया 1। अब B(2) को क्या बोलेंगे, बायो सावर्ट लॉ से KIA 2πA अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। जहां पर बायो सावर्ट लॉ में R आप जानते हैं क्या है, डिस्टेंस, और A क्या है, रेडियस। एरिया की जगह πr स्क्वायर लिख देंगे। तो ये अपने पास आ गया φ1। अब फिर इसके बाद इस क्वेश्चन को करने के लिए किस तरह से करते हैं क्वेश्चन, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल लेते हैं। तो 1 का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है तो कैसे निकालें, फ्लक्स लिंक विद 1 ड्यू टू करंट इन 2, एक फॉर्मूला होता है। तो मतलब φ1 को I2 से डिवाइड कर देंगे, तो मिला के ये अपने पास आ जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। जब म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाए तो अपन फ्लक्स लिंक विद 2 भी निकाल सकते हैं, और वही अपना मकसद था। तो फ्लक्स लिंक विद 2 का मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू करंट इन 1, ये होता है फ्लक्स का फॉर्मूला। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला ऊपर अपने पास है, करंट इन 1 अपन को 2 एम्पियर दे रखा है, ये सारी वैल्यूज रखेंगे और ये आंसर आ जाएगा। एक बार देख लें अच्छे से इसको। तो ये सब चीजें आती कहाँ है, ये अपन जब बायो सावर्ट लॉ पढ़ते हैं तब उसमें बी का फॉर्मूला भी आता है अपने पास, और अपन जब चैप्टर 6 पढ़ते हैं EMI, तो उसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला आता है। तो इन दोनों को मिक्स करके एक क्वेश्चन यहाँ पर बन गया है। तो बेसिकली चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन है, इफ बोथ द नंबर ऑफ टर्न एंड द कोर लेंथ ऑफ इंडक्टर आर डबल कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट देन सेल्फ इंडक्टेंस विल बी। तो सबसे पहले आपको थ्योरी में आप पढ़ते हैं सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, μ0 n² A/L। तो ये चैप्टर में आपके फॉर्मूला आता है सेल्फ इंडक्टेंस का। ठीक है, अब अपने को क्या बोल रहे हैं, इफ बोथ द नंबर ऑफ टर्न एंड कोर लेंथ ऑफ इंडक्टर इज डबल, n को भी डबल कर दें, मतलब नया जो सेल्फ इंडक्टेंस है उसको L' नाम दे देते हैं। अब n को भी डबल कर दिया और l को भी डबल कर दिया। अब देखते हैं नया आंसर क्या आता है। तो μ0 ये 2 4n² हो जाएगा A/2l, ये कट के 2 हो जाएगा। तो यहां से अपन को क्या पता चला कि ये ट्वाइस आ रहा है आंसर, L' इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ l, 2 आ रहा है ना आगे, तो क्या आंसर है, डबल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीजन असर्शन के क्वेश्चन है।
अपने को एक असर्शन दे रखा है, टू इंक्रीज द रेंज ऑफ ए मीटर वी मस्ट कनेक्ट ए हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगा देंगे तो करंट बहने देगा क्या? करंट थोड़ी ना बहने देगा, फॉल्स है ये तो। द ए मीटर विथ इंक्रीज रेंज शुड बी हैव हाई रेजिस्टेंस। अब भाई ए मीटर की रेंज बढ़ गई तो रेजिस्टेंस थोड़ी ना बढ़ जाता है, रेंज बढ़ गई तो और अच्छे से करंट जाने दे रहा है वो तो दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स। यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स है, ए इज फॉल्स, आर इज फॉल्स। अपन को अगर रेंज बढ़ानी है ना तो एक लो रेजिस्टेंस पैरेलल लगाना पड़ता है, ए मीटर के पैरेलल एक लो रेजिस्टेंस लगा दो, उससे रेंज बढ़ती। सीरीज में कोई हाई रेजिस्टेंस थोड़ी ना लगाएंगे, करंट ही नहीं जाने देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन हैज हाई पोटेंशियल एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन की हाई पोटेंशियल एनर्जी है ऐसा बोल रहे हैं, व्हेन इट इज एट ए लोकेशन एसोसिएटेड विद मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। जब मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल है वहां पर इलेक्ट्रॉन है तो उसकी हाई पोटेंशियल एनर्जी है, एंड लो पोटेंशियल एनर्जी व्हेन एट लोकेशन एसोसिएटेड विद मोर पॉजिटिव। और मोर पॉजिटिव जगह पे रख रहे हैं तो उसकी लो, मतलब मोर नेगेटिव जगह रख रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की हाई पोटेंशियल एनर्जी, और पॉजिटिव जगह रख रहे हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है। ठीक है भाई, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा तब पोटेंशियल एनर्जी हाई होगी ना, सीधी सी बात है। तो बात तो सही है, बात तो सही लग रही है कि भाई ये बात तो सही है बिल्कुल कि इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव लोकेशन पर है तो उसमें हाई पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्यों? क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा ना, रिपेल से करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। और इलेक्ट्रॉन जब पॉजिटिव के पास है, किसी पॉजिटिव के पास है तो उसकी लो पोटेंशियल एनर्जी है। बिल्कुल सही है, अट्रैक्शन होता है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, रिपल्शन होता है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, अट्रैक्शन होता है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। तो मतलब ये बात तो बिल्कुल भी सही है। अब बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन मूव्स रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। भाई बोल रहे हैं हाई पोटेंशियल, ये बैटरी का पॉजिटिव हाई पोटेंशियल पे होता है, ये लो पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रॉन हाई से लो जाता है ऐसा बोल रहे हैं। ये तो बिल्कुल गलत है भाई, ए तो अपना ट्रू है और रीजन तो फॉल्स ही है। गलत ही स्टेटमेंट दे दी इन्होंने। इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना हाई से लो की तरफ जाता है, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से लो से हाई की तरफ जाता है। वो तो अपन कन्वेंशनली करंट की डायरेक्शन इधर बोलते हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन तो उल्टा चलता है, ऐसा आप थ्योरी में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर दो स्टेटमेंट दे रखी है, देखते हैं क्या है। ए मैग्नेटिक नीडल इज फ्री टू रोटेट इन वर्टिकल प्लेन, ओरिएंट इटसेल्फ वर्टिकल एट द प्लेन ऑफ अर्थ। फ्री टू रोटेट है ना मैग्नेटिक नीडल, सही बात है ये तो। बोल रहे हैं एट पोल ऑफ द अर्थ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है पोल्स पे, बिल्कुल सही है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो 0 होता है, कौन सा होता है वहां पे? वर्टिकल होता है। तो असर्शन सही है, और ये जो असर्शन था उसका ये रीजन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना? तो बोल रहे हैं कि है ना जो मैग्नेटिक निडल है पोल्स पे वर्टिकल हो जाती है, तो आराम से सीधे सीधे चल रही है, पोल पर ऐसे वर्टिकल हो जाती है, ऐसे वर्टिकल हो जाती है। तो बिल्कुल सही है भाई, वर्टिकली हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये नॉर्थ है, यहाँ पर साउथ है, नॉर्थ से लाइन गई और साउथ से ऐसे अंदर जा रही है, तो मैग्नेटिक निडल पे उसके अकॉर्डिंग ऐसे वर्टिकली हो जाएगी। बिल्कुल सही है। और इसका रीजन क्या है? एट पोल द अर्थ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 0। देखो हॉरिजॉन्टल तो है नहीं ना, वर्टिकली तो दिख रहा है यहाँ पर। अरे भाई वापस देख लो, ये अर्थ है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, मैग्नेटिक लाइन ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, यहाँ से तो ये वर्टिकली अंदर घुस रही है ना, ये हॉरिजॉन्टल तो दिख ही नहीं रहा ना, तो कंपास निडल भी ऐसे वर्टिकली रह रही है। तो मतलब असर्शन सही है, वर्टिकल रहेगी, और रीजन भी सही है कि वहां पर भाई वर्टिकल कंपोनेंट ही, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है। तो ए ट्रू है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है वापस रीजन असर्शन का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अपने पास, अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन विथ सेम मोमेंटा। प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का दोनों का मोमेंटम सेम,
enters in a magnetic field in a direction right angle to the line of force. राइट एंगल पे डाला, द रेडियस ऑफ पाथ फॉलोड बाय देम विल बी सेम, रेडियस सेम है। तो यहां पर अपने से ये स्टेटमेंट दे दिया और रीजन दे रहा है इलेक्ट्रॉन हैज लेस मास देन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कम है प्रोटॉन से। तो देखते हैं, जब इलेक्ट्रॉन किसी मैग्नेटिक फील्ड में डाला या प्रोटॉन डाला तो ऐसे सर्कुलर मोशन करने लग जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, ऐसा थ्योरी में आप पढ़ते हैं। 90 डिग्री से डालेंगे सर्कुलर मोशन करने लग जाएंगे। उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेंट्रीपिटल फोर्स बनाएगा, mv²/r इक्वल्स टू bqv। अब यहाँ से एक v से भी कैंसिल कर दें तो r अपने पास क्या हो जाएगा, r हो जाएगा अपने पास mv/bq। ये इस तरह से रेडियस हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर रेडियस किसके बराबर हो जाएगा, mv/bq। इस तरह से अपने को रेडियस की इक्वेशन मिली। अब बोल रहे हैं सेम मोमेंटा है, मोमेंटा सेम है मतलब रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन को p/bq बोल रहे हैं, तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन को भी p/bq ही बोलेंगे क्योंकि मोमेंटा सेम है, इसका p बोला तो इसको भी p बोलेंगे। ये बात हो गई। अब बोल रहे हैं कि अब रीजन क्या है कि दोनों का यहाँ पर रेडियस जो है सेम आ रहा है, इसका रीजन क्या आ रहा है। तो रीजन बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन हैज लेस मास देन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का मास लेस है इसलिए रेडियस सेम आ रहा है। तो ये तो गलत है ना, मास सेम थोड़ी ना है, यहाँ पे क्या है सेम मोमेंटा है, p सेम आ रहा है भाई, b उतना ही लगा रहे हैं, q दोनों का सेम होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का, तो एक p अगर सेम आ रहा है तो भी तो ही तो रेडियस सेम आएगी, बाकी थोड़ी ना रेडियस सेम आएगी भाई, b तो दोनों में सेम ही लगेगा, चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, मैग्नेटिक फील्ड तो वो का वही रहेगा, चार्ज दोनों का सेम ही होता है। इलेक्ट्रॉन बोलोगे तो भी 1.6 × 10⁻⁻19, प्रोटॉन बोलोगे तो भी वही। तो रेडियस सेम कब आ सकती है, जब मोमेंटा सेम हो, जब मोमेंटा सेम हो तभी रेडियस सेम आ सकती है। तो यहाँ पर रेडियस सेम है, ये बात तो सही है, लेकिन रीजन ये थोड़ी ना है कि इलेक्ट्रॉन का मास कम है, यहाँ तो मास कहीं दिख ही नहीं रहा, यहाँ तो मोमेंटम सेम है इसलिए रेडियस सेम, बाकी तो सेम नहीं होती। तो इसका मतलब अपने पास ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें देखा जाए तो स्टेटमेंट ए ट्रू है और रीजन की स्टेटमेंट भी ट्रू है, इलेक्ट्रॉन का मास लेस होता है, ये है तो ट्रू, लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। वो जो रीजन दे रखा है वो ए का एक्सप्लेनेशन थोड़ी ना है, बात वो सही, इलेक्ट्रॉन का मास लेस होता है प्रोटॉन से, लेकिन इससे अपना ए आंसर कहाँ सॉल्व हो रहा है, मास लेस है तो इससे रेडियस कहाँ बराबर आ रही है, कहाँ आ रही है रेडियस बराबर, देखो ना नीचे, रेडियस तो बराबर किस कारण से आ रही है, मोमेंटा सेम है, p सेम है, mv सेम है, ऐसा बोल रहे हैं ना ऊपर की लाइन में, इसलिए रेडियस सेम आ रही। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है ऑन इंक्रीजिंग द करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न may not necessarily increase the voltage sensitivity। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी होता क्या, अभी अपन एक ऊपर क्वेश्चन पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग ये पढ़ा था, वोल्टेज सेंसिटिविटी था करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेजिस्टेंस, अपन ने सीखा था IR नहीं होता, IS अपॉन R होता है, ऊपर क्वेश्चन आया उसमें सीखा है। तो नंबर ऑफ टर्न बढ़ा रहे हैं तो वोल्टेज सेंसिटिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो नंबर ऑफ टर्न अगर बढ़ रहे हैं तो ये होगा कि टर्न बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, ठीक है, और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो वोल्टेज सेंसिटिविटी तो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये पहली बात तो सही है कि भाई ऑन इंक्रीजिंग द करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने पर बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न में नॉट नेसेसरी द इंक्रीजिंग द वोल्टेज सेंसिटिविटी, देखो वोल्टेज सेंसिटिविटी कहाँ बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही ना, और रीजन बोल रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, बिल्कुल सही, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा भाई, नंबर ऑफ टर्न बढ़ गए, वायर की लंबाई बढ़ गई तो रेजिस्टेंस तो बढ़ेगा ना, जितना ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। तो पहली स्टेटमेंट भी सही है
कि भाई नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दिए और आप सोचे कि मैंने करंट सेंसिटिविटी बढ़ा दी तो वोल्टेज भी बढ़ जाएगी, तो कहाँ बढ़ रही? बात तो सही है, नहीं बढ़ रही। और रीजन ही बता रहे हैं कि क्यों नहीं बढ़ रही, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ गई। तो स्टेटमेंट ए भी सही है और जो रीजन दे रखा है उसकी स्टेटमेंट भी सही है, और वो रीजन करेक्ट है ए का। तो इस तरह से ये 49 क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए अब अपन आएंगे नेक्स्ट सेक्शन पर, सेक्शन सी। इस सेक्शन सी में क्या बता रखा है? द सेक्शन कंसिस्ट 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद एन ओवरऑल चॉइस टू अटेम्प्ट एनी 5, 6 में से 5 ही करने। इन केस मोर देन डिजायरेबल नंबर ऑफ क्वेश्चन आर अटेम्प्टेड, अगर तुमने 6 के 6 कर दिए तो फर्स्ट 5 ही यहाँ पर कंसिडर करे जाएंगे एवोल्यूशन के लिए।